दुनिया भर में यौम खानदगी मनाया जा रहा है। आज के दौर में खानदगी का मतलब सिर्फ हरूफ जोड़ना, नाम लिखना और अल्फाज पढ़ लेना नहीं है, बल्कि डिजिटल दुनिया में मौसर तरीके से आगे बढ़ना है। यही वजह है कि इस साल यौम खानदगी का थीम डिजिटल दौर में खानदगी का फ़रोग रखा गया है। दुनिया तेज़ी से डिजिटल लिटरेसी की तरफ बढ़ रही है, जहां नौकरी के लिए दरख्वास्त देने से लेकर बिल अदा करने, कारोबार चलाने या सरकारी सहूलतों तक रसाई सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए होता है। ऐसे में जो लोग डिजिटल लिटरेसी से महरूम रहते हैं वो न सिर्फ इल्म बल्कि रोज़गार, शहरी हुकूक से भी पीछे रह जाते हैं। पाकिस्तान के लिए ये चैलेंज दोहरा है। एक तरफ करीबन 40% आबादी अब भी बुनियादी खानदगी से महरूम है। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो जाते हैं उनका हाल कोई अच्छा नहीं। 42% तलबा 5वीं जमात तक पहुंचते ही तालीम अधूरी छोड़ देते हैं। ये दुनिया में ड्रॉप आउट स्टूडेंट की दूसरी सबसे ज्यादा बड़ी रेशो है। पाकिस्तान एजुकेशन टास्क फोर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सबके लिए तालीम के हदफ की आखिरी तारीख 2015 मुकर्रर की गई थी, जो हासिल न हो सकी। मौजूदा रफ्तार के मुताबिक अब ये मकसद पंजाब में 2041, सिंध में 2050, खैबर पख्तूनख्वा में 2064 और बलूचिस्तान में अगली सदी में हासिल हो सकता है, जिसकी सबसे बुनियादी वजह रियासत की जानिब से तालीम को दी जाने वाली कम तरजीह है। ये सूरत हाल ना सिर्फ तालीमी मुस्तकबिल को महदूद करती है, बल्कि माशरती और माशी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। दूसरी तरफ जिन्हें तालीम तक रसाई मिल भी जाती है, वो अक्सर डिजिटल सलाहियतों से महरूम रहते हैं। इंटरनेट तक ना हमवार रसाई, नाक़िस तालीमी मयार, मतरूक निसाब और असातिज़ा की डिजिटल तरबियत का फुक़दान नई नस्ल को आलमी मईशत का हिस्सा बनने से रोक रहा है। हम अगर वाकई तरक्की की दौड़ में शामिल होना चाहते हैं तो बुनियादी तालीम के साथ साथ जदीद दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक हुनर देने पर भी तवज्जो देना है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या हम आने वाले बरसों में ये खलापुर कर पाएंगे, या फिर हमारी नई नस्ल रिवायती और डिजिटल दोनों तरह की नाखानदगी के बोझ तले दबी रहेगी। सवाल तो ये भी है कि क्या हमारे तालीमी और हुकूमती इदारे इस दोहरी महरूमी को ख़त्म करने के लिए कोई संजीदा मंसूबा रखते भी हैं या नहीं। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, आलमी यौम खानदगी, 40% आबादी, 2.5 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम, दुनिया बुनियादी से डिजिटल लिटरेसी के दौर में दाखिल, हम क्यों दोनों मैदानों में पीछे रह गए। हसन निसार साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हसन साहब, माजरत आप पहले हिस्से में साथ नहीं थे, अगर उसको कमेंट करना चाहें अलीमा खान के सियासी किरदार तो जवाब दीजिए, और फिर आलमी यौम खानदगी पे आ जाइए। देखें आयशा, आपने कहा है कि ये हकीकी है, ये महज अलामती। लेकिन बात सुने, मेरे नज़दीक ना ये हकीकी है ना अलामती है, ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है जिस पे इमरान खान भरोसा कर सकता है। क्योंकि बाकी जिस तरह के हम लोग हैं, आपको भी पता है, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स बुज़कशी जैसा खेल है, अगर बाकियों को भी पता हो, और हर खातून बेनज़ीर भुट्टो नहीं होती, और इमरान जैसे मल्टी डायमेंशनल इंसान की लेगेसी को संभालना इनमें से किसी के भी बस की बात नहीं है। सही, ठीक। बाकी रह गया आपका दूसरा सवाल, तो अभी आपने पूछना है या बाद में? जी जी सर, आप कहिए उसके ऊपर भी। अच्छा, पहली बात, एक शेर सुनो, आपका सवाल बड़ा मज़े का खेज है। गिरो तो साथ गिरे शान शाह सवारी भी, गिरो तो साथ गिरे शान शाह सवारी भी, जवाल आए तो पूरे कमाल में आए। जवाल आए ना तो फिर सारा कुछ सर निकलना भी तो है। ये जवाल तो आप हमें कई अरसे से बता रहे हैं, उससे निकलना भी तो है ना, दुनिया निकल रही है। बाद में मैं हकीकत पर निकलना भी तो है। ड्रीम फरोशी तो हो रही है, ख्वाब फरोशी इस मुल्क का हिस्सा है, छोड़ें इसको। आप बात कर रही हैं ना खानदगी की, यहाँ तो खानदा भी ना खानदा है। इस मुल्क में अच्छे खासे लोग अनसर्टेनिटी को अनसर्टेनिटी कहते हैं, दारुल हुकूमत को दारुल खिलाफा कहते हैं। कभी अपने टिकट्स देखो टीवियों पे, रोना आता है। तो ना यहाँ तो खानदा भी ना खानदा है। 90% लोग पूरा शेर ठीक नहीं पढ़ सकते, चूंकि उनको वजन बहर की तमीज ही चले नहीं। सर, वजन बहर ना पता हो, दारुल हुकूमत दारुल खिलाफा ना पता हो, मगर 40% को तो कुछ भी पता नहीं है। 40% सर्वाइव कैसे करेगा डिजिटल दौर में? एक वो भी वैसे ही। पहले बात सुन लें, फ्रॉम टॉप टू टो, अशराफिया से अवाम तक, करप्शन, झूठ, लूटमार, हसद, गीबत, सनसनीखेजी, घुटन, करबा परवरी, माजी परस्ती, शख्सियत परस्ती, खुशामद, चापलूसी, झूठी गवाहियाँ, झूठे मुकदमे, नमूदो नुमाइश, नाहली, क्या क्या गिनाऊँ, ख़यानत, अदम तफ़्फ़ुज़, ज़मीर फरोशी, मुनाफ़क़त, डबल स्टैंडर्ड्स, भूख नंग, बेरोज़गारी, सफोकेशन, हिमालयाई किस्म के कर्जे, डंग टपाऊ हुक्मरान। कहाँ तक सुनाऊँगा मैं आपको? कहाँ आप, मतलब आपका सवाल ये है कि हम क्यों दोनों मैदानों में? एक मैदान बताओ मुझे जिसमें आगे एक। क्या हमारे उलमा ने सक्सीड किया अपने काम में? मैं तो अपने गिरेबान में झांकता हूं।
They couldn't reach me. I am dishonest. मैं कम तोलता हूं, मैं झूठ बोलता हूं. किस मैदान में? जवाल, मैंने कहा ना, जवाल आए तो पूरे कमाल में आए. ये एक साइंस है, पोइट्री में बयान हुई है. जिस्म का एक उज्व अगर कैंसर की लपेट में आ जाए तो समझो सारा गया. तो यहाँ तो ठीक ही कुछ नहीं. सर कैंसर के भी इलाज आना शुरू हो गए हैं किसी ना किसी तरीके से, चीजों को शुरू हो गए. देखते हैं फिर कोई और कैंसर आ जाएगा. कभी टीबी भी लाइलाज था, ये मुझे भी पता. आपने तो उम्मीद ही छोड़ दी है. एवरेज अब 150 साल प्रेडिक्ट की जा रही है एवरेज एज. हमारे यहाँ 50 पे जा रही है. उसको छोड़ दें. ठीक है. हमारे नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ बीबी, हमारे यहाँ है ही कुछ नहीं. ठीक हो गया. तो नौखोंदगी, ये क्या इशू है भाई? ठीक हो गया. रजा रूमी साहब, आपके यहाँ तो ढंग का कारीगर नहीं मिलता. आयशा प्लीज एक बात सुनो जी. मैंने काफी घर बनाए हैं जिंदगी में. आप यकीन करो, आज आपको ढंग का कारीगर मिस्त्री नहीं मिलता. अच्छे छोड़ चुके हैं, बुरे बतदरीज बद से बदतर अच्छे उस्ताद नहीं रह गए. आपकी गुफ्तगू ये बता रही है. ये तरखान, ये हाँ प्लम्बर, आपको ये नहीं मिलता ढंग का. ठीक हो गया. रजा रूमी साहब, 40% आबादी की नाखानदगी और फिर डिजिटल लिटरेसी जो बड़ा चैलेंज बन के सामने आ गया. हसन साहब की गुफ्तगू कहती है कि हम अगले 50 साल, शायद वो तो समझते हैं कभी भी नहीं, हम वो तरक्की का सफर नहीं कर सकते. देखिए, बात यह है कि पहले तो ये जो आदाद शुमार हैं ये भी इंतहाई मशकूक हैं. जैसे अभी हसन साहब कह रहे थे कि जो सो कॉल्ड खानदा भी हैं, वो किस हद तक खानदगी का जो मयार है वो सिर्फ अपना नाम लिखना या दस्तखत करना ही है. उसकी बुनियाद के ऊपर आप खानदा तस्लीम किए जाते हैं. तो इस लिहाज से तो पाकिस्तान में ये नंबर्स भी बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड है. और ये सबसे बड़ी मैं समझता हूँ ट्रेजिडी भी है और बहरान भी है कि हमने इस कदर, यानी कि आप ये देख लीजिए, हम अक्सर कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत बड़ी अबतर है, लेकिन हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उनकी शरह ख़वानदगी पाकिस्तान से ज़्यादा है. अब आप खुद ही से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगरचे कि उनको वो हुकूक नहीं मिले जो कि एक आज़ाद मुमलिकत में मिलने चाहिए पाकिस्तानियों को, उसके बावजूद वो नंबर ज़्यादा हैं क्योंकि इस तरफ तवज्जो ही नहीं है. और इसकी बड़ी सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं. उसकी यही वजह है कि हमारी जो लेबर है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी कहा जाता है मईशत के हवाले से, उसमें ख़वानदगी एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है. इसके अलावा भी बहुत से और ऐसे पहलू हैं एवरीडे लाइफ के जहां पे इसके बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता. और यही बात है कि इसके ऊपर हंगामी बुनियादों के ऊपर बहुत से ममालिक में ऐसी ही सूरत हाल थी आयशा, और वहां पर जो है इमरजेंसी प्रोग्राम्स रन किए गए एडल्ट खवानदगी की प्रोग्राम्स के हवाले से, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप तालीम दे सकें. यहाँ भी कुछ ऐसा ही जरूरत है, लेकिन कौन करेगा अल्लाह बेहतर जानता है. ठीक हो गया. ब्रेक लेते भी बहुत से प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, तालीमी इमरजेंसी से लेके लैपटॉप, मिल्क स्कीम्स, पता नहीं कौन कौन सी स्कीम्स हैं, लेकिन असरात कितने हैं अगले हिस्से में प्रोग्राम के बात करते हैं. प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद. शहजाद साहब, मई 24 में तालीमी इमरजेंसी का नफाज किया गया था. आज तक सिर्फ एक इजलास हुआ है और 14 नुकात में से किसी एक पर भी अमल दरामद नहीं है रिपोर्टेडली. तो फिर मकसद क्या है ऐसी इमरजेंसीज का? यही वजह है कि हम आज तक पीछे हैं, क्योंकि ये तरजीह ही नहीं. जी बेशक. और न सिर्फ ये, आप 2024 की बात कर रही हैं, उससे काफ़ी पहले मेरे ख्याल में मुशर्रफ साहब के आखिरी दिनों में या पीपल्स पार्टी के शुरू के दिनों में एक हमारी आईनी शिक बनी जिसके अंदर कहा गया कि पाकिस्तान अपनी जीडीपी का 5% तालीम पे खर्च करेगा अगले 15 साल के लिए. ये एक आईनी रिक्वायरमेंट थी, उसके अंदर आइन के अंदर लिख दिया गया. ना सिर्फ कि वो 5% हम कर सके, बल्कि मेरे ख्याल में मजमूई तौर पर 2% से भी कम हमने खर्च किया है तालीम के ऊपर. और कितना हुआ है कितना नहीं हुआ वो सवालिया निशान है उसके ऊपर. दूसरी बात, वो 15 साल को बढ़ाया भी नहीं गया, उसको छोड़ दिया गया वहीं जहाँ पे था. तो ये तो एक मजबूरी है. तालीम सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको नौकरी मिले, तालीम इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में जो आपके इनफरादी या इज्तिमाई मामलात हैं उसमें एक बेहतर इन्फॉर्म्ड फैसले कर सकें, बेहतर फैसले कर सकें. अगर आप तालीम से याफ्ता नहीं है तो गालिबन आपके फैसले भी वैसे ही होते हैं. हैविंग सेड दैट, मैं आपको ले जाता हूँ साथ वाले मुल्क में, भारत में, जहाँ पर नरेंद्र मोदी के नीचे एक फैसला हुआ कि इस इकोनॉमी को, इस सोसाइटी को डिजिटाइज किया जाएगा.
اس نے اکانومی کو بھی ڈیجیٹائز کیا، سوسائٹی کو بھی ڈیجیٹائز کیا، اور سوسائٹی کو ڈیجیٹائز اس حد تک کر لیا کہ آج آپ کسی چھاپڑی والے سے جب کوئی چنے لیں وہاں پہ دلی میں یا انڈیا میں کہیں پہ بھی، یا فار دیٹ میٹر بیگر کو، کسی فقیر کو جب پیسے دیتے ہیں تو آپ اپنے فون سے اس کے فون پہ ٹرانسفر کرتے ہیں ڈائریکٹ، وہ جو طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے. تو یہ ہے وہاں پہ پیمنٹ کا طریقہ. یعنی وہ بھی لوگ اتنے ہم سے، ہماری والی حالت تو نہیں ہوگی لیکن اتنے ہی ناخواندہ ہیں جتنے کہ پاکستان کے اندر ہے. لیکن اس کے باوجود ایک ڈیجیٹل سوسائٹی کا بننا پاسبل ہو چکا تھا. تو میرا خیال ہے کہ ہاں، ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ 8 سے 10%، کم از کم 8% گروتھ ہوگی ہماری اکانومی میں. تو یہ جو 25 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں ان کو نوکریاں ملیں گی، لیکن اگر نہیں ملیں گی تو پھر وہ بیچارے سمندروں میں ڈوبتے رہیں گے. تو غلطیاں تو بے شمار ہیں. ڈیجیٹائز کرنے کے طریقے بھی موجود ہیں. پیسہ خرچ کرنا چاہیے تعلیم کے اوپر، اور واقعی میں یقیناً طور پر ایک جینوئن اور سنسیئر طریقے سے خرچ کیا جا سکتا ہے اور اپنی تعلیمی قابلیت کو بڑھایا جا سکتا ہے. لیکن یہ سب چیزیں پاکستان میں اگر کچھ باقی ٹھیک ہو رہا ہو تو ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں تو فائدہ ہوگا. زیغم صاحب، 18ویں ترمیم اور اس کے بعد سے اب تک حالات ہمارے وہیں کھڑے ہیں. حوالہ اگر آس پاس کے ملکوں کا بھی لیں تو وہ 4.5% سے اوپر لگا رہے ہیں. ہم نے کیوں تعلیم کو آپٹکس میں ڈال رکھا ہے؟ صرف اس لیے کہ تعلیم غریب کا مسئلہ ہے، امیر کا تو مسئلہ نہیں ہے. امیر کے بچے تو پڑھ رہے ہیں. اب ان کا تو ایجوکیشن سسٹم ٹوٹلی فارن کنیکٹڈ ہے. پاکستان میں تمام جو بڑے پرائیویٹ سکول ہیں وہ تو اب آکسفورڈ کی آپ کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، میٹرک کا، انٹرمیڈیٹ کا، اور پھر ہائر ایجوکیشن جو ہے اب گریجویشن بھی فارن کنیکٹڈ ہے، یا پھر بچے ہی باہر چلے جاتے ہیں. تو باقی رہ جاتے ہیں غریب. ان کو پڑھا کر کیا لینا ہے؟ دیکھیں، پاکستان جو ہے وہ ایک بہت بڑے اعزاز سے محروم ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان کا آؤٹ آف سکول چلڈرن میں دنیا میں دوسرا نمبر ہے. پہلا ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ کو افسوس ہوگا کہ پاکستان کا دوسرا نمبر ہے. اور تھوڑی فگر کی کریکٹ کر لیں، یونیسکو نے 2 سال پہلے یہ کہا تھا کہ سکول سے باہر 2.66 کروڑ بچے ہیں. یعنی جو فگرز ہم بتاتے ہیں اس سے 16 لاکھ زیادہ بچے ہیں. بنگلہ دیش کی 1971 میں ہم سے خواندگی کم تھی، 18% تھی، ہماری 22% تھی. آج وہاں ہمارے ہاں سے پاکستان کے جو ناخواندہ ہیں وہ بنگلہ دیش سے دگنے ہیں. بنگلہ دیش کی 20% آبادی ناخواندہ ہے، پاکستان کی 40% آبادی ناخواندہ ہے. اور ماشاءاللہ ہم نے اپنے آئین میں لکھا ہے 25A میں کہ تعلیم 6 سے 15 سال کے بچوں کے لیے مفت ہوگی اور لازمی ہوگی. اور معیار کا یہ عالم ہے کہ 5ویں جماعت کے بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایک فقرہ بھی اردو یا انگریزی میں نہیں لکھ سکتی. آپ نے یہ کہا کہ ڈیجیٹائز کریں، ڈیجیٹل سکلز دیں. وہ شیخ سعدی کی کہاوت ہے کہ ایک بادشاہ کھڑا تھا چھت پر، نیچے سے ایک بندے نے آواز لگائی کہ مدد کرو. بادشاہ نے کہا ذرا دامن پھیلاؤ میں اشرفیاں پھینکوں. تو اس بندے نے کہا کہ دامن از کجا آرم کہ جامے نہ دارم. حضور میری تو قمیض ہی نہیں ہے، میں دامن کیسے پھیلاؤں کہ آپ سے اشرفیاں دوں. تو یہاں تعلیم دیں گے، خواندگی دیں گے تو اس کے اوپر کوئی چیز بلڈ ہوگی نا. درست.